रैपिड प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो उत्तर प्रदेश की खेतीबाड़ी की एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उस कहानी को समझना है कि आखिर ये राज्य भारत की कृषि का दिल क्यों कहलाता है। तो चलिए इस पड़ताल का मिशन साफ रखते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे भूगोल, फसलें और नीतियां मिलकर एक ऐसी कृषि व्यवस्था बनाती हैं जो करोड़ों लोगों का पेट भरती है। इस कहानी की परतें खोलते हैं। सबसे पहले बुनियाद से शुरू करते हैं। किसी भी खेती के लिए सबसे जरूरी चीज है जमीन और पानी। उत्तर प्रदेश इस मामले में इतना खुशकिस्मत क्यों है? देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है यहाँ की नदियों का जाल। भूगोल की भाषा में इसे गंगा यमुना का दोआब कहते हैं। दोआब, ये शब्द सुना तो बहुत है, पर इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, ये खेती के लिए एक जैकपॉट जैसा है। दोआब मतलब दो नदियों गंगा और यमुना के बीच की जमीन। ये नदियां पहाड़ों से अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी मतलब गाद बहा कर लाती हैं। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी। हाँ बिल्कुल, वो हजारों सालों से यहाँ बिछ रही है। इससे एक ऐसा मैदान तैयार हुआ है जो दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। और सिर्फ ये दो ही नहीं, घाघरा, गोमती, राप्ती जैसी कई सहायक नदियां इस पूरे इलाके को सींचती हैं। ये तो दिलचस्प है। मैं हमेशा सोचता था कि उत्तर प्रदेश का मतलब है एक जैसी सपाट उपजाऊ जमीन, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि यहाँ की मिट्टी में भी काफी विविधता है। 3 अलग-अलग तरह की मिट्टियों का जिक्र है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, यही विविधता उत्तर प्रदेश के कृषि को और भी खास बनाती है। जो गंगा यमुना का मैदान है वहां तो है जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे उपजाऊ है। लेकिन जैसे ही आप दक्षिण की तरफ बुंदेलखंड क्षेत्र में जाते हैं तो आपको काली मिट्टी मिलती है। अच्छा, काली मिट्टी। ये कपास के लिए अच्छी होती है ना? सही पकड़ा। इसकी खासियत ये है कि ये पानी को किसी स्पंज की तरह सोख कर रखती है, और ये गुण इसे कपास जैसी फसलों के लिए, जिन्हें लंबे समय तक नमी की जरूरत होती है, आदर्श बनाता है। और एक तीसरी मिट्टी का भी जिक्र है, लाल मिट्टी। हाँ, वो आपको मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे पठारी इलाकों में मिलती है। वो तुलनात्मक रूप से कम उपजाऊ होती हैं। तो आप देखिए, एक ही राज्य में आपको 3 अलग-अलग कृषि परिदृश्य मिलते हैं। ठीक है, तो जमीन का मंच तो तैयार है, और वो भी एक नहीं 3 तरह का। लेकिन इस मंच पर नाटक कौन सा खेला जाता है? मतलब यहाँ की खेती में कोई लय है, कोई चक्र? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ की खेती का एक बहुत स्पष्ट और कह सकते हैं अनुशासित चक्र है जो मौसम के साथ चलता है। इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है खरीफ। खरीफ यानी मानसून की फसल। जी, जैसे ही जून जुलाई में बारिश शुरू होती है, धान, मक्का और बाजरा जैसी फसलें बो दी जाती हैं, जिन्हें खूब पानी चाहिए। ये अक्टूबर तक तैयार हो जाती हैं। और जैसे ही मानसून खत्म होता है और हल्की सर्दियां शुरू होती हैं, तब बारी आती है रबी की फसल की। अक्टूबर नवंबर में गेहूं, चना, मटर और सरसों की बुआई होती है। इन फसलों को ठंडी और सूखी जलवायु पसंद है। ये मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। और इन दोनों के बीच जो गर्मी का खाली समय बचता है उसमें किसान एक तीसरी छोटी फसल लेते हैं जिसे ज़्यायद कहते हैं। यानी जमीन को एक पल के लिए भी आराम नहीं दिया जाता। सही मायने में। ज़्यायद चक्र में तरबूज, खरबूजा, खीरा और दूसरी सब्जियां उगाई जाती हैं। ये किसानों के लिए एक तरह से बोनस फसल है जो उन्हें अतिरिक्त आमदनी देती है। तो ये तीनों चक्र मिलकर उत्तर प्रदेश को साल भर कृषि गतिविधियों का केंद्र बनाए रखते हैं। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। चलिए कुछ मुख्य फसलों की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं गेहूं से, जिसे सुनहरा अनाज भी कहा जाता है। जब भी देश के ब्रेड बास्केट की बात होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। और सही भी है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी फसल और किसी इलाके को मिला तो वो गेहूं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही था। मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली, ये पूरा इलाका गेहूं की खेती का गढ़ है। इसकी कोई खास वजह? हाँ, यहाँ की जलवायु, सिंचाई की सुविधा और वो जलोढ़ मिट्टी, ये सब इसके लिए एकदम सही है। देश के कुल गेहूं उत्पादन में इस राज्य का योगदान बहुत बड़ा है। और अगर पश्चिमी यूपी गेहूं का किला है, तो धान यानी चावल का जिक्र आते ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर सामने आती है। ये बंटवारा इतना साफ क्यों है? इसकी वजह है पानी। देखिए, गेहूं को सिंचाई की जरूरत तो होती है, लेकिन धान की फसल तो
वो तो पानी में ही डूबी रहती है। बिल्कुल। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बारिश होती है और नदियां भी पानी से भरी रहती हैं। इसलिए गोरखपुर, देवरिया, बलिया, वाराणसी जैसे जिले धान के कटोरे माने जाते हैं। तो एक तरह से राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से की कृषि पहचान इन्हीं दो फसलों से तय होती है। आप बिल्कुल ऐसा कह सकती हैं। गेहूं और धान तो खाने की जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन अब उस फसल पे आते हैं जो इस राज्य की अर्थव्यवस्था की मीठी रीढ़ है, गन्ना। स्रोतों के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। ये सिर्फ एक आंकड़ा है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है? इसके पीछे एक पूरी अर्थव्यवस्था और संस्कृति है। सहारनपुर से लेकर लखीमपुर खीरी तक का जो तराई क्षेत्र है उसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ सिर्फ गन्ने की खेती नहीं होती बल्कि चीनी मिलों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये मिलें लाखों किसानों के लिए एक निश्चित बाजार है और बड़े पैमाने पर रोजगार भी देती हैं। अच्छा, और इसका असर वहाँ के समाज पर भी पड़ता होगा? बहुत ज्यादा। गन्ने की राजनीति, मिलों द्वारा भुगतान का मुद्दा, ये सब वहाँ के सामाजिक जीवन का हिस्सा है। और ये कोई संयोग नहीं है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी IISR भी लखनऊ में ही है। तो ये सिर्फ अनाज और गन्ने तक ही सीमित नहीं है। स्रोत आलू और आम का भी जिक्र करते हैं, जिससे लगता है कि बागवानी भी यहाँ एक बड़ा खिलाड़ी है। बिल्कुल। कई बार हम मुख्य फसलों में इतने खो जाते हैं कि बागवानी के महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। आगरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज का इलाका तो पोटैटो बेल्ट के नाम से मशहूर है। और आम? लखनऊ के पास मलिहाबाद के दशहरी आम का जिक्र तो है ही। देखिए, मलिहाबाद का जिक्र सिर्फ एक मजेदार तथ्य नहीं है, ये कृषि में ब्रांडिंग और विरासत का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे एक खास इलाके का एक खास फल पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना लेता है। ये बागवानी के विज्ञान, व्यापार और मार्केटिंग की एक सफल कहानी है। खेती की सारी बातें हो गई, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेती का एक साथी हमेशा होता है, पशुपालन। उसकी क्या भूमिका है? पशुपालन यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सेफ्टी वॉल्व है एक तरह से। जब फसल अच्छी नहीं होती या बाजार में दाम गिर जाते हैं तो दूध की बिक्री किसान को संभाल लेती है। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में भी देश के अग्रणी राज्यों में से है। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। जी, यहाँ खेती और पशुपालन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खेतों से जानवरों के लिए चारा मिलता है और जानवरों से खेत के लिए गोबर की खाद। साहिवाल और हरियाणा जैसी उन्नत नस्लें और सहकारी समितियों के नेटवर्क ने यहाँ दुग्ध क्रांति को सफल बनाया है। इतनी ज्यादा उत्पादकता, साल में 3-3 फसलें, आखिर ये सब संभव कैसे हुआ? हमारे स्रोत बार बार हरित क्रांति की ओर इशारा करते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट था, है ना? ये सिर्फ टर्निंग पॉइंट नहीं था, ये एक तरह का बिग बैंग था, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। 1960 के दशक में जब उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर जैसी मशीनें आईं, तो गेहूं की पैदावार में आप कह सकती हैं चमत्कारिक उछाल आया। इसने न सिर्फ राज्य को बल्कि पूरे देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन इस क्रांति ने क्या सिर्फ फायदे ही दिए? स्रोतों में सिंचाई का भी जिक्र है, खासकर नलकूपों का। ऐसा लगता है कि हरित क्रांति की प्यास बुझाने के लिए जमीन के नीचे के पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। यही इस कहानी का दूसरा पहलू है जिस पर अब ध्यान जा रहा है। हरित क्रांति की सफलता सिंचाई पर टिकी थी। पहले नहरों का बोलबाला था, जैसे अपर गंगा कैनाल। लेकिन हरित क्रांति के बाद हर किसान ने अपने खेत में नलकूप मतलब ट्यूबवेल लगा लिया। इससे उन्हें पानी पर पूरा कंट्रोल तो मिल गया होगा। कंट्रोल तो मिला, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि भूजल स्तर तेजी से नीचे जाने लगा और रासायनिक खादों के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत पर भी असर पड़ा। तो जो क्रांति एक वरदान बनकर आई थी, अब उसके कुछ दीर्घकालिक प्रभावों पर सवाल उठ रहे हैं। और ये भी एक सवाल उठता है कि क्या ये क्रांति पूरे प्रदेश में एक जैसी फैली या इसका फायदा कुछ खास इलाकों तक ही सीमित रहा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हरित क्रांति का असर मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा, जहां सिंचाई की सुविधाएं बेहतर थीं और किसान भी ज्यादा संपन्न थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड जैसे इलाके इस दौड़ में पीछे रह गए। तो इससे राज्य के भीतर ही एक क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ। हाँ, और वो आज भी दिखाई देता है। ये सारी प्रगति सिर्फ किसानों की मेहनत का नतीजा तो नहीं हो सकती, इसके पीछे विज्ञान और तकनीक का भी बड़ा हाथ होगा। हमारे स्रोत कुछ कृषि विश्वविद्यालयों का जिक्र करते हैं। निश्चित रूप से लैब से खेत तक ज्ञान को पहुंचाने में इन संस्थानों की बड़ी भूमिका है। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या में नरेंद्र देव कृषि विद्यालय,
ये वो जगहें हैं जहां नई किस्म के बीज तैयार होते हैं, फसलों की बीमारियों पर शोध होता है। लखनऊ का गन्ना अनुसंधान संस्थान तो हम पहले ही देख चुके हैं। ये संस्थान इस पूरी कृषि व्यवस्था के थिंक टैंक हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने भूगोल से लेकर फसलों, हरित क्रांति और उसके प्रभावों तक एक लंबा सफर तय किया है। चलिए, अब सब कुछ समेटते हैं। अगर कोई इस पूरी बातचीत के सार को समझना चाहे, तो वो कौन से मुख्य बिंदु होंगे? अगर हम परीक्षा की तैयारी के नजरिए से देखें, तो इन 5 आइडियाज को पकड़ना सबसे जरूरी है। पहला, भूगोल का वरदान, मतलब गंगा यमुना का दोआब ही इस पूरी कहानी का आधार है। ठीक है। दूसरा, पूरब पश्चिम का बंटवारा, पूर्वी यूपी मतलब धान और पश्चिमी यूपी मतलब गेहूं, और हरित क्रांति का केंद्र। ये विभाजन समझने की कुंजी है। बिल्कुल। तीसरा, गन्ने की मीठी ताकत। ये सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि एक पूरी औद्योगिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था है। चौथा, हरित क्रांति का दोहरा असर। इसने उत्पादकता तो बढ़ाई, लेकिन साथ ही भूजल और मिट्टी के स्वास्थ्य जैसे पर्यावरणीय सवाल भी खड़े किए। और पांचवां, विविधता में शक्ति। ये राज्य सिर्फ गेहूं चावल तक सीमित नहीं है, बल्कि आलू, आम और दूध उत्पादन में भी एक पावर हाउस है। तो उपजाऊ मैदानों और विशाल नदियों से लेकर उन फसलों तक जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को एक पहचान दी है, ये बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश को भारत की कृषि का हृदय क्यों कहा जाता है। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। जिस तरह से हरित क्रांति ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि को बदला, क्या हम भविष्य में एक ऐसी दूसरी हरित क्रांति की कल्पना कर सकते हैं जो बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों पर केंद्रित हो? एक ऐसी क्रांति जो पानी की कमी, मिट्टी के स्वास्थ्य और छोटे किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई हो। भविष्य की खाद्य सुरक्षा शायद इसी सवाल के जवाब में छिपी है।